हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2015 का इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम 2015, 2016 और 2019। ठीक है, और आई होप आपने वहां पे काफी कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, और अभी हम एक नई सीरीज लाएंगे जिसमें हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो भी वहां पर नए नए रूल्स होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और अगर आप हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम और हिमाचल प्रदेश जेल वार्डर एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी की हम तैयारी करेंगे सिस्टमेटिकली वाइज और कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स में जुड़ जाना है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वहां पर आपको रजिस्टर करने के बाद कोर्स में जाके ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स में इनरोल हो जाना है। 15 तारीख से जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन है वो आया हुआ है मोडाल मोडाल वर्ब से। ठीक है, और जब भी हम मोडाल वर्ब या फिर वर्ब की बात करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो सेंटेंस है क्या वो पास्ट में है, क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो फ्यूचर में है। अगर आपको यह पता लग जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर मोडाल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेन ही वॉज यंग, वेन ही वॉज यंग यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। चलो जी, ठीक है, कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। वेन ही वॉज यंग ही डैश क्रॉस द रिवर, यानी कि जब वो यंग था, जवान था, तो वो इस रिवर को क्रॉस कर लेता था। ठीक है, तो पास्ट की बात की जा रही है और करने की बात की जा रही है। ठीक है, कर लेता था यानी कि 100% कर लेता था। तो सबसे पहली बात यह है कि अब हम इन ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा जो मोडाल वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में है। पास्ट फॉर्म में तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी मोडाल वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म में है, जो है कुड। ठीक है, विल और शैल ये आपका फ्यूचर टेंस में यूज होता है। ठीक है, मे ये भी आपके पास प्रेजेंट फॉर्म है, कैन भी प्रेजेंट फॉर्म है, कैन का कुड ये पास्ट फॉर्म है। अगर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता तब हम यहां पर कैन का यूज कर सकते थे, लेकिन ये पास्ट फॉर्म में है तो यहां पर आपका कुड यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब्स का क्वेश्चन आए या फिर मोडाल वर्ब्स का क्वेश्चन आए तो आपको स्टार्टिंग में ये देखने की कोशिश करनी है कि जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है या फिर फ्यूचर फॉर्म में है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास है ही विल नॉट लीव द प्लेस डैश आई कम बैक। अब देखो सेंस पकड़ो, यहां पे क्या बोला है, ही विल नॉट लीव द प्लेस, तुम इस प्लेस को नहीं छोड़ सकते जब तक कि मैं वापिस नहीं आ जाता। जब तक कि मैं वापिस नहीं आ जाता, तो यहां पर नहीं यानी कि यहां पर जो भी आपको यहां पर वर्ड यूज करना है वो नेगेटिव वाला होना चाहिए, वो नेगेटिव साउंड करता होना चाहिए। ठीक है, कि जब तक मैं वापिस नहीं आ जाता, तो यहां पर बिकॉज नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, एज भी नहीं होगा और अनटिल होगा। अनटिल क्यों होगा? क्योंकि अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि अगर हम बात करें तो अनटिल के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। तो यहां पर एक नेगेटिव वर्ड आपके पास अनटिल है और एक आपके पास है नोट, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या फिर आप नोट लिखो या फिर आप अनटिल लिखो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है अनटिल का। अनटिल मतलब जब तक कि मैं वापिस नहीं आ जाता, आई कम बैक। क्लियर है? चले आगे। चलिए, अभी यहां पर जो नेक्स्ट के दो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार के पूछे गए हैं कि यहां पर आपको इन
वर्ड्स को इस प्रकार से सिस्टमैटिकली वे से अरेंज करना है कि आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्टडी इज केमिकल्स केमिस्ट्री द ऑफ, तो कैसे बनेगा, देखिए केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, यानी कि DBEAF, DBEAF और सी होगा यहां पे। ठीक है, ई आपका यहां पर है, ये सी है, तो DBEAFC, DBEAFC यानी कि क्या बनेगा, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या बनेगा, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है, बेसिक एलिमेंट्स 100 गोल्ड देयर आर सच एज ऑक्सीजन एंड। अब देखिए सबसे पहली बात, अगर मैंने इसको करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ऑक्सीजन एंड लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर अगर किसी भी मेटल या फिर किसी भी चीज का नाम है, यहां पर ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, तो यहां पर इसके साथ इसी के रलते मिलते वाला वर्ड यहां पर आना चाहिए, तो यहां पर गोल्ड आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि H और D का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, किसका, H और D का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर देखूंगा कि H और D का कॉम्बिनेशन है या फिर नहीं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में H और D का कॉम्बिनेशन है। अब हम यहां से भी इसको सही नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हम इसका एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना लेते। तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर, यानी कि ई, देयर आर 100 बेसिक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन एंड गोल्ड। तो क्या बनेगा, EFCABGHD। तो ये अगर सीरीज आपके ऑप्शन में होती तो ये बिल्कुल सही होती, लेकिन यहां पर ये नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे आपके पास है व्हाट इज करेक्ट, आपके सामने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, सॉरी 3 दिए हुए हैं, तो यहां पर आपको यह देखना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको, पहले क्या लिखा हुआ है, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा हुआ है, टेक टी एवरी मॉर्निंग, ये गलत है। ठीक है, टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो है, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है और ये इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस है, यानी कि बस लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। ठीक है जी, चलें आगे। आगे देखिए, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, अब आपको इन चारों में से देखना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर, हर पास द एग्जाम, शी एग्जाम द पास, एग्जाम हर पास। अब सबसे पहली जो गलती यहां पर स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं, वो यहां पर लगाते हैं टेंसेस का रूल। ठीक है, जो कि इस समय काफी सारे स्टूडेंट ने लगाया होगा। ठीक है, कहां पे लगाएंगे, वो लगाएंगे पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर, तो उनके माइंड में एक रूल घूमेगा, कौन सा, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर होगा तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन जब वो यहां पर पासिंग की जगह पे पास्ट देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर पासिंग नहीं है, तो अगर पासिंग नहीं है तो वो सोचेंगे कि ये गलत है। लेकिन यहां पर ही आप गलती करते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर
जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट है ये आप यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम इसका पैसिव बनाए ना सर, तो आपका क्या बनेगा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस का नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस वाला। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका जो रूल है ना सर वो है हैड, वो है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हैड लिखा हुआ है, बीन भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट, पास्ट भी है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानना भी आनी चाहिए। ठीक है, और ये आप तब पहचान सकते हो जब आपकी कमांड वॉइस टॉपिक पे होगी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, चेंज द सेंटेंस ही डज हिज ड्यूटी टू अ नेगेटिव वन बाय थिंकिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है। ठीक है, और ये हमने सीखा था अपने ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स में जब हमने टेंसेस को पढ़ा था। ठीक है, डज नॉट यहां पर आएगा और आगे डू आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो डज के साथ नॉट तो आता ही आता है, लेकिन आगे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। यहां पर हम डिड डन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। क्लियर है, चले आगे। आगे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई नो हिम। यानी कि यहां पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल का यूज करते हैं। ठीक है, विल और शैल का यूज करते हैं ओनली। ठीक है, यहां पर विल शैल नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है लेकिन आगे हैव भी है, ये भी नहीं होगा, यहां पर लिखा हुआ है विल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगा, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आगे ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई, आई आपके पास सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डेयर यू डैश माई कपबोर्ड। तो हाउ डेयर यू टू ओपन, टू ओपन। ठीक है, चले आगे। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग इन स्पाइट ऑफ। ये एक बहुत तगड़ा रूल है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ठीक है, तो आपको यहां पर इन स्पाइट ऑफ का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को यूज करना है, सॉरी कंबाइन करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये हमने अच्छी तरह से समझा हुआ है ग्रेड अप स्टडी प्लस इंग्लिश के कंजंक्शन वाले टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए इन स्पाइट ऑफ लिख लो या फिर डिस्पाइट लिखो, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैसे बनेगा, और ये जो आपके पास इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट कंजंक्शन है ना सर, तो ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, स्टार्टिंग में यूज होता है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हर्ट। ठीक है, आगे आपके पास है द प्लूरल ऑफ माउस, तो माउस का होगा माइस। ये सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था फॉरेस्ट गार्ड लास्ट टाइम, जो कि 2021 में हुआ था एग्जाम, वहां पे आया हुआ था, ये माउस का माइस होगा। ठीक है, आगे आपके पास है द फेमिनिन ऑफ जेंटलमैन, तो ऑप्शन आपके पास है वुमेन, मैडम, और यहां पर क्या लिखा हुआ है लेडी और सिंपल। तो जेंटलमैन का होगा लेडी।
क्या होगा जी, लेडी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है शी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट। अब यहां पर बहुत ही अच्छा एक रूल इंप्लीमेंट होगा। कौन सा, देखिए, तो टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सीधी आगे मेन वर्ब होगी, तो जो मेन वर्ब होगी ये भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। और शी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहां पर जो वर्ब होगी ये भी सिंगुलर ही होगी, और जो सिंगुलर वर्ब होगी वो हमेशा एस और ई एस के साथ ही यहां पर लगी होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहां पर आपको वो वाली वर्ब यूज करनी है जिसके साथ एस और ई एस लगा होगा। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तब, ये भी कंडीशन है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तब। अब यहां पर देखो, यहां पर बोलने की बात की जा रही है, यानी कि अगर हम टेल की बात करें तो यहां पर टेल्स होता तो मैं सही मान लेता, तो यहां पर टेल लिखा हुआ है, टेल तो होगा ही नहीं, टेल्स होगा मैं मान लेता। ठीक है, आगे देखिए, स्पीक है, स्पीक्स होता मैं मान लेता, स्पीक्स भी नहीं है, टेल्ड तो हो ही नहीं सकता, टेल्स होगा तब ही सही होगा, तो टेल्ड भी नहीं होगा। तो बचा क्या, टोल्ड बचा। इसका मतलब ये जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है ही नहीं, ये पास्ट फॉर्म में है। यहां पर जो रूल इंप्लीमेंट हो रहा है वो हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास शी है, आगे जो वर्ब यूज होगी वो होगी पास्ट की, कौन सी, टेल की, टोल्ड हो जाएगी फिर। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टोल्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है टू हैंग वंस बूट्स मीन्स, यानी कि ये एक इडियम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लेयर रिटायर हो चुका है। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, किसी भी स्पोर्ट्स से रिटायर होना उसको हम बोलते हैं टू हैंग वंस बूट्स। ठीक है, यानी कि रिटायर होना, यानी कि कोई भी काम स्टॉप कर देना, यानी कि कोई भी खेल खेलना बंद कर देना। ठीक है, उसका मतलब रिटायर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू रिटायर फ्रॉम वर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिनोनिम आपको बताना है काइंड का। काइंड का मतलब होता है मेहरबान, ये बंदा बड़ा काइंड है, यानी कि बड़ा मेहरबान है ये। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बेनेवलेंट। क्या होगा, बेनेवलेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, मेहरबान, दयालु। ठीक है, इस प्रकार का। अगर हम बात करें लविंग, तो लविंग का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, प्यारा। और अगर हम इस वर्ड का सिनोनियम निकालें तो यहां पर इसका सिनोनियम है अफेक्शनेट। ठीक है, इसका मतलब भी प्यारा ही होता है। ठीक है, और ये है पेशेंट, यानी कि, ठीक है, पता ही है आपको, पेशेंट। तो ये आपके सामने 15 क्वेश्चन आए हुए थे 2015 वाले एग्जाम में। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस प्रकार से सोल्व करने थे। तो आई होप आपने आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखा होगा। और मैं आपको फिर से बोलता हूं कि अगर आपने कंप्लीट तैयारी करनी है इस एग्जाम की, चाहे आपने पटवारी का एग्जाम देना है, चाहे आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देना है, और चाहे आपने हिमाचल प्रदेश जेल वार्डर का एग्जाम देना है, अगर आप इन सभी एग्जाम्स को देना चाहते हैं इस साल, क्योंकि इस साल आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो आप एक कंबाइन प्रेपरेशन कर सकते हैं हमारे ग्रेड अप स्टडी प्लस कोर्स में जुड़ के। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, वहां पर आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और रजिस्टर करने के बाद ग्रेड अप स्टडी प्लस में इनरोल हो जाना है। ठीक है, 15 जनवरी से क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।